स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, चैप्टर का नाम ही बड़ा ना ख़तरनाक सा चैप्टर है, और जिस तरह ये पानी बह रहा है इस तरह आपके एथिक्स भी जो है वो क्या हो चुके हैं, इस पानी में बह चुके हैं। एक अनएथिकल कौम को एथिक्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे, पढ़ाने पड़ेंगे। एथिक्स, इखलाकियात हमारे माशरे का जो सबसे कमज़ोर पहलू है वो यही है कि इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करने। चलिए, अब तो हम बाउंड हैं, हमने तो एथिक्स पढ़ने हैं टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव पे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे लोगों से, दूसरे स्पीशीज़ से, वो एथिक्स का ही है, इखलाकियात। लेकिन हम में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान नीस जहाँ पे सबसे नीचे लैक करते हैं ना, वो क्या है, एथिक्स है। तो एथिक्स सिखाए नहीं जाते, डैट कम्स फ्रॉम तरबियत। लेकिन माँ बाप तो सही तरबियत करते हैं, ख़राब दोस्त करते हैं, है कि नहीं। अब देखें ना, माँ बाप ने फ़ीस दी है एंड दे एक्सपेक्ट कि बच्चा हमारा क्लास में आएगा, बच्चा वो सामने बाहर खड़ा होगा इस वक्त और वो ऐसे को देख रहा है और ये बंक मार जाएगा। तो इसका मतलब एथिक्स माँ बाप ने सिखाए थे, लेकिन ख़राब किसने किए हैं, बच्चों ने किए हैं। तो एथिक्स के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी ये है, नॉट फॉर द आपके ये सिलेबस के लिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब आपने कल को अगर सीए बन गए, क्वालिफाई हो गया, कैफ तो पहले हो जाए, सीफेफ तो बहुत दूर की बात है, फिर अभी आपका एससीएस भी आता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और उन चैलेंजेस को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ भी आ रही होंगी। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, हुकूमत को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताएं। क्या हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए कि देना चाहिए, देना चाहिए। और एक बंदा अगर टैक्स चोरी कर रहा है तो क्या हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहते नहीं करना चाहिए, इसका मतलब बंदा अनएथिकल है। तो एक बंदा अगर टैक्स चोरी कर रहा है तो क्या हमें गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहिए। अगर एक बंदा टैक्स चोरी कर रहा है, ओके यार ना बताई, थोड़ा भाई तू पकड़ ले, तो क्या करेंगे आप, पैसे ले लेंगे, पैसे ले लेंगे कि नहीं आप अपने असूलों में पक्के रहेंगे, बताएं। ये जवाब जो है ना आपके, ये बता रहे हैं कि करप्ट है। वह वो जो है ना ऊपर बैठे हुए, वो तो मासूम है, वो इस लेवल की करप्शन नहीं करते जितनी आप कर रहे होते हैं। पोर्टल ले लेके आगे तुम लोग बेच रहे होते हो, सभा लोड वाली बन के कहाँ का तुम लोग मांग रहे होते हो। तो करप्शन तो हमारे याद नहीं कर रही होती है, नहीं पीटीए चेक कर, मतलब ये एज्यूम करता है कि मैं गरीब शुदा आदमी हूँ और पीडीएस नॉन पीडीएस इस्तेमाल करूँगा। शुक्र तूने जे भी नहीं कह दिया कि चोरी वाला सेट है। चेक करो यार, तो इसको ज़रा हम सीखते हैं, एथिक्स सीखेंगे आज, इखलाकियात क्या होती हैं वो सीखेंगे। देखिए, हमारे रिलीजन में भी ना जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इखलाकियात का, सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो इखलाकियात का है। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ सोसाइटी ने कूल बनने के चक्करों में ना जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी फोरगो किया है वो इखलाकियात है। इखलाकियात सबसे पहले फोरगो हुई है। मतलब आज से कुछ अर्सा पहले गाली वो था टैबू, जो गाली देता था उससे लोग नहीं मिलते थे, बात नहीं करते थे, वो आपकी सोसाइटी का सबसे बुरा आदमी समझा जाता था, इवन बॉयज़ में भी। और अब जो गाली नहीं देता वो क्या है, सबसे बुरा आदमी है, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, है कि नहीं। तो ये इतना बड़ा कल्चरल शॉक लगा है, किस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, अपनी इखलाकियात पे। ये जो कल्चर आया स्टैंड अप कॉमेडियंस का और ये सोशल मीडिया का कल्चर, इस पर गालियाँ इतनी नॉर्मल कर दी गई हैं कि जो गाली नहीं देता कहते भाई तू तो ऑटोटेड है,
तो पता ही नहीं है, तो कूल ही नहीं है। आज से पहले सिगरेट बुरा था, स्मोकिंग बहुत बुरी होती थी। अब जो सिगरेट नहीं पीता, जो स्मोक नहीं करता, आप कहते हैं ये हमारे सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं? जो वेप नहीं इस्तेमाल करता वो आपकी सोसाइटी का पार्ट ही नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिगाड़ तो भाई बहुत सीधा आया हुआ है, और ये बिगाड़ ख़त्म उस वक़्त होगा जब हम सोसाइटी को एजुकेट करेंगे। सोसाइटी एजुकेट हो सकती नहीं है, वो क्लास बंक कर देती है। तो इसलिए ये मसला यहाँ पे रहेगा। तो हम ज़रा आते हैं, हम टैक्स की बात करते हैं, लेकिन एथिक्स को ना कभी इंसान ज़िंदगी में सोचे। अभी तो हम यंगस्टर हैं, अभी ग्रोइंग एज है, अभी हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन एट द एंड लाइफ तो एक सर्टन है, उसके बाद मुक्की जाना है। अगर आप 25 के हो गए हैं, मज़ीद 50 बाकी हैं, 70, तो यही है, कितना जी लेगा? तो कितना जी लेगा बता? फिरौन बन जाएगा, कितना जी लेगा? कल जी पढ़ो जाए यार, क्यों पेपर दे रहे, इतना काम अच्छा है। तो जब आप लाइफ के इस जोन में दाखिल होंगे ना, जब आप 40s क्रॉस करेंगे, 50s क्रॉस करेंगे, तब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि एज़ ऑफ टुडे हमने क्या चीज़ खोई है, क्या चीज़ बनने के लिए। ये जो कूलनेस है ये आपके साथ नहीं चलनी। एथिक्स, अखलाकियात बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी क्या होंगी, कैरी होंगी। आपके दीन में बड़ी अखलाकियात हैं। माँ बाप के आगे उफना को, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, सारा कुछ आपके दीन ने सिखाया है। हम दीन भी भूल चुके हुए हैं सारा। हमें सिर्फ यही है कि 5 नमाज़ें पढ़ना इज़ दीन, बट 5 नमाज़ों के अलावा जो आपके दीन का अखलाकियात का पहलू है वो ना तो हमें प्रीच किया गया है, ना हमें पता है। लाइक हम में से कितने बच्चों को पता होगा, कितने लोगों को पता होगा कि हाउ वाज द सोशल लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट? नहीं पता, हमें बताया नहीं गया। वो सोशली किस तरह बिहेव करते थे, उनकी फैमिली लाइफ कैसे थी, उनका फैमिली के साथ उठना बैठना क्या था, तरीक़ेकार क्या थे, नहीं हमें बताता। ना हमें जानने की ज़रूरत होती है, ना हमें इस चीज़ का शौक़ है। लाइक आपने तो पढ़ा होगा कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, जब उनकी बेटी आती थी हज़रत फ़ातिमा, तो वो उनके लिए खड़े हो जाते थे, बच्चों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। हमारे दीन का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो बच्चों पे शफ़क़त है, ठीक है ना? जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाइएगा, देखना बच्चों का चपेड़े पड़ रही होती हैं। अगर कोई सांस लेके बच्चे को सफ़ में खड़ा होता है ना, उसको उठा के वो साइड में मारते हैं, है कि नहीं? आप इवन दूसरे कंट्रीज़ में अगर देखें, तुर्की वगैरह में, वहाँ तो मस्जिदों को उन्होंने प्लेइंग एरिया बच्चों के बना दिया होगा, बच्चे आएँ खेलें। और हम यहाँ बच्चों को क्या कर रहे होते हैं? कुट रहे होते हैं, सुई गैस के पाइप पड़ रहे होते हैं, ठा ठा ठा। अब आप देखें प्रीचिंग्स क्या है और एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है हमारे साथ। हमसायों के हकूक़ है, जब तक हम हमसाये की बेल नहीं तोड़ेंगे सुकून नहीं आएगा। और हकूक़ में क्या है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। खाना पीना, ये और वो, माँ बाप के क्या उनके साथ सलूक करना है, ख़र्च कहाँ पे करना है, ये हमें मतलब सोसाइटी में 4 शादियों का तो बड़ा पता है, लेकिन शादी करनी कैसे है, निभानी कैसे है, उसका पता नहीं है। हाउ इज़ योर रिलेशन विद योर स्पाउस, कैसे होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसको शर्म आ रही है। ये हमें सारे, ये आपके अखलाकियात के पहलू हैं। जब ज़िंदगी में कभी टाइम मिले ना आपको, वैसे वेले ही होते हैं, इतना तो पढ़ने वाले होते तो क्वालिफाई ना करके होते अभी तक, तो अगर मज़ीद टाइम मिले आपको, 24 घंटों में से मज़ीद 24 घंटे मिले, तो कभी ना अपने रिलीजन का ये एलिमेंट पढ़िएगा। अगर आपको शौक़ है, वो नहीं है तो कोई प्रीचर को सुन ले जो अखलाकियात का दर्स दे रहा है। जैसे एज़ ऑफ नाउ मेरे ख़्याल से डॉक्टर नुमान अली ख़ान जो है, शायद किसी ने सुना हो या देखा हो, सर्च कीजिएगा। डॉक्टर नुमान अली ख़ान पाकिस्तानी बोर्न है लेकिन यूएसए बेस्ड है, इसको देखिएगा। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन करता है हाउ यू शुड बिहेव, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, एथिक्स क्या कहते हैं क्या नहीं है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल्चर वर्सेस रिलीजन जो है, बड़ा अच्छा प्रीचर है। इस तरह के जो नॉन कंट्रोवर्शियल को सुनना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं। आप देखिएगा, सुनिएगा, जब आप इसको पढ़ेंगे ना अपने दीन को, आपको चलेगा पता हमारे दीन में आसानियाँ कितनी है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, उतना ही मुश्किल किया हुआ है। एनीवेज, एथिक्स पे जाते हैं। आई कैप में
अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल स्टडी टैक्स की, तो ये एक चैप्टर है एथिक्स का, लेकिन हम इसको दो में डिवाइड कर रहे हैं, एक एथिक्स और एक कोड ऑफ एथिक्स। बिकॉज जो कोड ऑफ एथिक्स वाला एरिया है उसमें से सिनेरियो आता है, और एथिक्स वाले एरिया में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है आएंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमने इसको क्या किया है, दो एरियाज़ में डिवाइड किया है। क्योंकि जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, वो चैप्टर का एरिया स्पेसिफिकली फॉर यू है कि कल को जाना है आपने प्रैक्टिस करनी है, काम करना है, तो हाउ यू शुड बिहेव, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, और सारा उसको एक प्योर सिनेरियो बेस आता है। पिछली कुछ अटैम्प्ट से आई क्या आपने कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसको टेस्ट कर रहा है। और ये जो एथिक्स वाला एरिया है ये जेनेरिक है, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ वगैरह यहाँ से आ जाएंगे आपके, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिनेरियो बेस होगा वो कहाँ से आएगा, आपका कोड ऑफ एथिक्स में से आ रहा होगा। शुरू करते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ लोग हैं और हमने हर एक की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़नी है। देखिए, एक है हमारे पास लेजिस्लेटर्स, कानून बनाने वाले, उनके लिए भी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, टैक्स का निज़ाम चलाने वाले, उनके लिए भी कुछ जो है वो क्या होने चाहिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक है हमारे पास प्रैक्टिशनर, जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। और एक है टैक्स पेयर। तो हमारे इस निज़ाम में अगर देखा जाए तो इस निज़ाम में हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। एक है हमारे पास लेजिस्लेटर, कानून साज़ इदारे, ये कौन से होते हैं आपके, कानून साज़ इदारे। पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कौन है, आपकी पार्लियामेंट। उसके बाद सेकंड कौन सा आता है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर में कौन आते हैं, जो सारा इस टैक्स का निज़ाम मैनेज कर रहे हैं, उसमें कौन आएगा, FBR। थर्ड इसमें आएगा हमारे पास टैक्स के प्रैक्टिशनर, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये एक सेक्टर आ रहे हैं, फॉर्म्स वगैरह आ रही होती हैं। और चौथा हमारे पास कौन आएगा, यहाँ पर टैक्स पेयर आ रहे होंगे, जिसने टैक्स पे करने हैं। तो हमने हर एक की कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्या करनी है, देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर, कानून साज़ इदारे। देखिए भाई, आपने MNS को इलेक्ट किया हुआ है, आपने सेनेटर्स बनाए हैं, आपने MPs बनाए हैं, तो इनका काम क्या है, कानून साज़ी करना। तो जब ये कानून साज़ी कर रहे हैं तो ये पब्लिक ट्रस्ट से बैठे हुए हैं, आप लोगों के एतमाद से बैठे हुए हैं। तो इनको कानून साज़ी अवाम के मुफाद में करनी चाहिए कि अपने मुफाद में करनी चाहिए, अवाम के मुफाद में। तो इनके लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जो भी कानून बनाएं, जो भी कानून पास करें, उस पर पर्सनल गेन वगैरह ना हो, बल्कि अवामी मफादात के लिए क्या करें, ये अपने कानून जो है वो बनाने चाहिए। और जब अवामी मफादात की बात करते हैं तो जो कानून जिसके ऊपर बेस करेंगे वो कौन से होंगे, कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस के ऊपर जो है बेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये कैनन्स वही हैं जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि कोई भी एक अच्छा कानून बनेगा वो इन कैनन्स के ऊपर जो है वो बेस करना चाहिए। अब कैनन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास कैनन ऑफ इक्विटी आ जाएगा। इक्विटी का मतलब है कि भाई जो जितना ज़्यादा पे कर सकता है उससे उतना टैक्स लो, जो कम पे कर सकता है उससे कम टैक्स लो। फिर आ जाएगा हमारा कैनन ऑफ सर्टेनिटी कि जो टैक्सेस हैं वो सर्टन होने चाहिए, क्लियर हो, हर एक को पता हो कि वो कितनी अमाउंट पे कर रहा है, कैसे उसकी अमाउंट कैलकुलेट की गई है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जो भी आप कानून बना रहे हैं इक्विटी पे बेस हो, सर्टेनिटी के ऊपर जो है बेस हो। कैनन ऑफ कन्वीनियंस होनी चाहिए, इजी टू मेड हो, लोग टैक्स इजीली पे कर सके। कैनन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। ये 4 कैनन्स जो हैं हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हुए थे। ये हमारे बेसिक्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ही कहला रहे होते हैं, इक्वालिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमी और सर्टेनिटी जो है ये। इसके अलावा मज़ीद भी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हो सकते हैं, जैसे है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, अच्छा एक बात बताएं, ज़्यादा टैक्सेस अच्छे होते हैं कि कम टैक्सेस अच्छे होते हैं? ज़्यादा टैक्सेस विद स्मॉल रेवेन्यू या ज़्यादा रेवेन्यू विद लो टैक्सेस, ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ होनी चाहिए?
है ज़्यादा रेवेन्यू। अगर आप एक कंपनी के ऊपर 50-60 टैक्सेस लगा रहे हैं और दूसरा आप एक कंपनी पे 1-2 टैक्स लगा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किससे इफ़ेक्ट होगी? मल्टीपल टैक्सेस से। किससे? मल्टीपल टैक्सेस से होगी। इसलिए कहते हैं टैक्सेस जो हैं वो कम होने चाहिए, जिससे रेवेन्यू जो है वो क्या हो, ज़्यादा कलेक्ट करे हो। बिकॉज़ अगर टैक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना, उनको कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, और जब वो मुश्किल हो जाएगा तो वो बिज़नेसमैन के लिए भी क्या करेगा, पैनिक जो है वो क्रिएट करेगा। तो जब बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी होगी वो उसमें क्या हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी। तो इसलिए लेस द टैक्सेस विद मोर रेवेन्यू जो है वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। फिर है जी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कि इसका मतलब है कि टैक्सेस जो हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, मतलब दे कैन बी इंक्रीज, दे कैन बी डिक्रीज। अगर गवर्नमेंट की पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट को पैसे कम चाहिए तो गवर्नमेंट टैक्स क्या कर सकती है, कम भी कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल है, चाहिए था पैसा, 198 रुपीज़ टैक्स ले रही है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। तो पैसे नहीं चाहिए होंगे, ये क्या करेंगे, पीएम साहब आएंगे, बैठेंगे, जी अवाम के दर्द इतना ज़्यादा हुआ कि दिल में तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो है 100 रुपया कम कर दिया। तो ये क्या है, कैन ऑफ इलास्टिसिटी की उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल सिस्टम और इलास्टिसिटी ना दो डिफरेंट चीज़ है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप न्यू एरियाज़ को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो इलास्टिसिटी है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट की डिमांड के ऊपर है, रेवेन्यू के ऊपर है। पैसा चाहिए ज़्यादा, आप टैक्स ज़्यादा लगा लो, पैसा कम चाहिए, टैक्स कम कर दो, रेट्स कम कर दो। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिफरेंट एवेन्यूज़ को क्या कर रही होती है, एक्सप्लोर कर रही होती है, जिस पे आप अपना टैक्स बेस जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कि आपका प्रोसेस जो है नॉन टेक्निकल हो, सिंपल हो, हर आवाम को समझ आ रही हो। कहने की हद तक हमारा टैक्स सिंपल है, पाकिस्तान का टैक्स वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम माना जाता है। उसके बाद है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफाई करना, मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ सोर्सेज से जाकर टैक्सेस को कलेक्ट करना। एक ही सोर्स पर रहेंगे नुकसानदेह है, तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ सेक्टर से क्या करना चाहिए, आपको टैक्स जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी आ जाएगा। तो ये आपके कुछ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं। देखिए आप इनको याद नहीं कर सकते, ना इनको क्राइम करना है, इनको जस्ट रीड कर लें। 4 कैनन्स वही है जो बेसिक्स आपने चैप्टर में पढ़े थे, और कुछ एडिशनल कैनन्स हैं, इनके नाम याद कर लें कौन कौन से आते हैं। एक्सप्लेन जो है वो क्या करेंगे, आप खुद कर लेंगे। अब जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो कानून साज़ इदारे हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है कि जब भी कोई कानून बनाएं, जब भी कोई बिल पास करें, तो वो इन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पे क्या करना चाहिए, बेस करना चाहिए। उसके बाद है कैनन्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। हम बात कर रहे हैं इसकी क्योंकि ज़रा आसान है। ये हो गया, इसको डिस्कस करते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर जो टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं कि जी हमसे रिटर्न जमा करवा लो, हम टैक्स मैनेजर हैं जो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट से बात कर रहे होते हैं। ये जो टैक्स प्रैक्टिशनर है ना, इसके लिए आप जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो इसे क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद करने के लिए याद कर लें IPPCO। हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमने यहाँ पे देखने होते हैं। इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए हमने कोड ऑफ एथिक्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बिकॉज अगर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाईपास हो जाए तो फिर क्या होता है, नुकसान होता है, जिसके लिए फिर हमने क्या दिया होता है, कोड ऑफ एथिक्स, ज़ाब्ता अखलाक दिया होता है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, कि हर जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उसको इन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करना चाहिए। सबसे पहले है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि उसको ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, कानून को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और अपने तमाम मैटर से अपने क्लाइंट के साथ क्या हो, ऑनेस्ट हो, एंड इंक्लूडिंग विद द स्टेट भी क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, बामकसद होना चाहिए, कोई फड्डे फुड्डे ना हो, बाइसनेस शो ना करे, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, पर्सनल जजमेंट्स या पर्सनल ग्रजेस ना निकाले कि भाई इन रगड़ा लूँगा, जान के दुश्मनी पाल के अगले बंदे को अंदर करवा दे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी,
कि आपके पास जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है आप किसी को नहीं बताएंगे, अनलेस अगर वो आपसे कोर्ट मांगे। अगर अदालत कहे ना कि भाई हमें आके चीज़ें एक्सप्लेन करो, आप अदालत में ही क्या कर सकते हैं, लीगली तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्लाइंट की आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि मैंने किसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, किसके कितने एसेट्स थे, किसकी कितनी इनकम थी, किसके कितने घूस एम्प्लॉयज़ थे, एक्सपेंस था नहीं था। यू कांट डिस्क्लोज दैट थिंग। आपके पास जो क्लाइंट का डाटा है वो आपके लिए क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। वो राज आपके साथ कहाँ जाएगा, कब्र में जाएगा। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ पे रखना होता है। उसके बाद है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड ड्यू केयर। अब एक प्रैक्टिशनर है, फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं जी हमने टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है, और आपका 2026 में टैक्स का पेपर पास हो जाता है। आपने 2026 में टैक्स पढ़ा और आप जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं 2028 में। आपके पास नॉलेज तो 26 की थी, 28 के लिए क्या आपने अपनी नॉलेज अपग्रेड की? अगर नहीं करेंगे, उस वक्त के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस क्या हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं कहलाएंगे। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट वो होता है बंदा कि जिसके पास अपडेटेड प्रोफेशनल नॉलेज हो, कॉम्पिटेंट बंदा हो। कौन बंदा हो? कॉम्पिटेंट बंदा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो फिजियो है, उसने कभी आज तक कोई टांका चिरा कुछ नहीं लगाया, और आपको ही पता उसने नहीं लगाया, आप उसे के साथ टांके लगा दें, तो या वो कहे जी मैं आपको टांके लगाता हूँ, टांके लगवाएंगे? आप कहेंगे मैं एन जी मर जाऊँगा, तेरे टांके लगवाने। क्यों? बिकॉज वो बंदा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है। सिमिलरली जो सर्जन्स होते हैं उनके पास काम क्या आता है? चीड़ फाड़ करना। वो फिजियो नहीं कर सकते, वो आपको मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट का फिजियो अलग होगा, जो सर्जन है वो अलग होगा। जो सर्जन है वो स्टंट डाल सकता है, बाईपास कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन वो दवाइयों से इलाज नहीं कर सकता। जो दवाइयों से इलाज कर सकता है वो फिजियो है। वो बंदा जो है वो क्या करेगा? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो सर्जन है ही इज़, जो फिजियो है ही इज़ नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू डू सर्जरी। ऐसे ही है ना? तो सेम अप्लाइज विद द अकाउंट, आपके प्रैक्टिशनर कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसे आती है? आपको तमाम लॉस का पता हो, रेगुलेशंस का पता हो, अपडेट्स का पता हो, आपकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। जैसे आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अभी आप लोग CR पढ़ेंगे या अभी आप लोग FR1 पढ़ रहे होंगे, अभी आप IS1 पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स जो बना रहे होते हैं। अगले साल से ये ख़त्म हो जाएगा, IFRS 18 आ जाएगा, ठीक है? तो आपने तो ये पढ़ा है, फिर तो आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। तो जिस बंदे को वो नया स्टैंडर्ड आता होगा वही बंदा क्या होगा? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा। आप लोग तो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसे आती है? आपके बाय द क्या कहते हैं, नॉलेज को अपग्रेड रखने के लिए आती है। इसलिए जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं इनके CPDs और होते हैं, कैरियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के। आप आएँ हमारे पास कोर्स करें, बैठे सुने हमारी बातें, हम आपको और देंगे कितने घंटे आपने ट्रेनिंग पे लगाएं ताकि आप क्या हो रहे हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आपको प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो आप करना चाहिए। किसी के साथ आपको कोई ग्रजेस या फटे फुटे नहीं करने चाहिए। अगर आप नून लीक हैं और आपका क्लाइंट जो है PT आएगा तो प्रोफेशनली रहना है। ये नहीं है कि पता है PT बंदे ने अंदर करा दो, ऐसा नहीं करना। तो प्रोफेशनली आपने क्या करना है, लेके चलना है। तो ये 5 आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, डैट इज़ IPPCO। इन्हें एक दफ़ा पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। हम आगे बात करते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की।
चलिए जिसके बाद चलते हैं, जो आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनकी ज़रा हम क्या करते हैं, बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट FBR, RTOs, LTOs, ये जो अमला बैठा हुआ है, इनकी बात करते हैं। अब FBR जो है बेसिकली ये हमारी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो अंडर द लॉ क्या कर रही है, टैक्स जो है कलेक्ट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो FBR के पास है। FBR ने टैक्स कलेक्ट करना है, FBR ने टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, तो विद अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो है वो हमारे माशरे में है। अब FBR के पास, उसके स्टाफ के पास ये पावर्स हैं। पावर्स कौन कौन सी हैं? पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, पावर टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पावर टू मेक असेसमेंट ऑफ टैक्स, पावर टू अटैच बैंक अकाउंट्स, पावर टू सीज प्रॉपर्टी। ये सारी पावर्स हैं जो FBR के पास है। तो विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो इनके पास पावर्स हैं, अगर ये इनका नाजायज़ इस्तेमाल करें, ये अच्छा खासा बिज़नेस तबाह कर सकते हैं, अच्छे खासे बंदे को अंदर कर सकते हैं। तो जहाँ पे इतनी पावर्स दी गई हैं, तो वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर ये अपनी इस पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करें, मिसयूज़ करें, तो क्या कुछ हो सकता है। लोग अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं, अपनी इनकम से हाथ धो सकते हैं, उनको कैद हो सकती है। बताया ना आपको, सारे पहुँच गए तो भाई क्यों चोरी की थी। तो ये सारा कुछ जो है वो होता है कि अगर आप अपनी पावर्स को क्या करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। तो जैसे एग्जांपल है कि मिस्टर जाहिद इज़ रनिंग अ टेक्सटाइल यूनिट एंड टैक्स अमाउंटिंग टू ₹5 मिलियन इज़ असेस्ड अगेंस्ट हिम। हिज बैंक अकाउंट इज़ 10 मिलियन, और उसको एक अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है फुलफ़िल भी करना है। उसके अकाउंट पैसे भी कितने पड़े हैं? 10 मिलियन, और टैक्स नोटिस भी कितना आया है? 5 मिलियन का। और अगर यहाँ पे आ जाए FBR, नहीं हमें 5 मिलियन हर हालत में दो, ऐसी की तैसी, तो क्या ये अपना ऑर्डर फुलफ़िल कर पाएगा? तो इसका कारोबार क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह के सिनेरियोज़ हों, तो FBR को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत एक्टफुली जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे माशरे का अलमिया यही है, जिसके हाथ में डंडा आ जाता है वो हर एक को जाता है पकड़ के, किसी को छोड़ता नहीं है। जिसके पास पावर है ना, वो अपनी उस पावर में फ़िरौन है। साफ़ और सीधी बात, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग फ्यूचर के फ़िरौन बन जाएंगे। जिस बंदे के पास जितनी पावर होगी वो उस हैसियत में उतना फ़िरौन बनेगा, ये डेफिनेट है। तो उस पावर को ना इस्तेमाल बड़ा आपने ध्यान से करना होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप मैनेजर बन जाते हैं, अभी आप आर्टिकल्स करेंगे जाके, आपको ऊपर से गालियाँ पढ़नी है, कल को मैनेजर बनना है, तो आपने किसके लेना बदला? लेंगे ना बदला, पावर आएगी। जब आपके पास पावर्स होंगी तो फिर क्या करेंगे आप? ऑफिस बॉय से पंगा करेंगे, जो जूनियर्स होंगे उनको तंग करेंगे, ऐसा है कि नहीं? थोड़े से और अगर बड़े हो जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, तो और पावर आ जाएगी। अगर पार्टनर बनेंगे तो क्या होगी? और पावर। तो जितनी पावर्स आपके पास आती जाएंगी, उतना ही क्या होता जाएगा, आपकी नेचर भी अब्यूसिव होती जाएगी। आप उतना ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों का इस्तेहसाल करेंगे, और आप बड़े करेंगे। देखिए जी, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे गर्दे में सरिया है। इस तरह के लोग ना फिर वो बनते हैं, मुकाम में इबरत बनते हैं, क्योंकि ये सरिया तो फ़िरौन के पास भी था। ये जो सरिया था, डैट वॉज ऑल्सो इन द फ़िरौन, आज तक आपके सामने। ये जो सरिया था, ये जो पावर थी, ये सरिया तो उसके पास भी था, इबलीस के पास भी था। अगर आप देखा जाए तो इबलीस ने क्या गुनाह किया था? अगर आप पढ़ते हैं, गुरूर है ना कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो यही पावर है। पावर आगे कोई मैं बेहतर हूँ, सारे में से कमतर है। गुरूर उसने किया था, हालांकि वो भी नमाजी था, परहेजगार था, उस्ताद था, पढ़ाता था, फरिश्तों का टीचर था, सारा कुछ था। उसने तो ये नमाज नहीं छोड़ी, उसने यही काम किया था, भाई आदमी तो मट्टी से बना हुआ है, मैं उससे क्या हूँ? सुपीरियर हूँ।
तो जब आपके पास पावर होती है तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि भाई मैं क्या हूँ, सुपीरियर हूँ। तो वो जब आपके माइंड में आती है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, फिर आप क्या होते हैं, आप उड़ जाते हैं। अल्लाह की रस्सी अल्लाह जब दराज करता है, इंसान पागल होता है, एक दफ़ा खींचनी है तो आप जेल में होते हैं। तो दैट इज़ द फैक्ट। तो इसलिए एफबीआर के पास भी बड़ी पावर्स है। तो एफबीआर में निके निके फ़िरौन बैठे होंगे, तो उन फ़िरौनों को क्या करना है, कंट्रोल भी हमने करना है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि इनके एथिक्स हैं जो क्या करने हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा एफबीआर का निज़ाम है, वो इन कुछ पिलर्स के ऊपर क्या करेगा, बेस कर रहा होगा। बिकॉज़ अगर ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेंगे तो नुकसान होगा, आवाम का नुकसान होगा। तो इनके पावर से मिसयूज़ बचाने के लिए हमारे पास कुछ पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। वो कौन कौन से हैं? जैसा पहला फेयरनेस। ये फेयरनेस वो नहीं है फेयर एंड लवली क्रीम वाली या फायज़ा ब्यूटी क्रीम वाली, वो वाली फेयरनेस नहीं है। ये फेयरनेस का मतलब है कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो फेयर हों, न्यूट्रल हों। हालांकि हमारी आवाम को कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल ना हो ना तो आपकी ज़िंदगी जानवर वाली बन जाएगी। तो इनको क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो जब न्यूट्रल होते हैं तभी सही फैसले होते हैं। इम्पार्शल होने चाहिए जब आप लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप किसी से भी ज़ात, रंग, मज़हब इसकी तकसीम ना करें। आप हर एक को क्या करें, अंडर द लॉ जो है वो क्या करें, इक्वली ट्रीट करेंगे। आप नहीं कहेंगे जी तुम यहाँ से आए हो इस इलाके से, ठीक है, तुम हमारे एमएनए के ताल्लुक़ रखते हैं, तुम्हें हम छोड़ देते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा लगा सुनने में, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली यही होता है। एक फ़ोन कॉल आनी है, सर आप तो हमारे माई बाप हैं, सर जाएं आप। ये है सबसे बड़ा हमारा ना अलमिया कंट्री का है। उसको डोली नाम था ना उसका। ये तो कितना वेला आदमी है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, कि जो आपके टैक्स की प्रोसीडिंग्स है, निज़ाम है, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो कहते हैं ना, इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होता दिखना भी चाहिए। तो सेम मोज़ है कि निज़ाम क्या होना चाहिए आपका, ट्रांसपेरेंट, और निज़ाम के तमाम प्रोसीडिंग्स जो है वो भी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब होना चाहिए। ये तो हमारे कंट्री में है नहीं। करप्शन नहीं होनी चाहिए, नेपोटिज़म नहीं होनी चाहिए, मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। कितना अच्छा है ना। इस वक्त हमारे जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, उन सरकारी इदारों में जो सबसे बड़ा जो अलमी है ना वो यही है। ये तीनों बातें हैं। अब पता क्या हो गया, अब हम इनको बुरा भी नहीं मानते, हम इसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा नासूर है, कैंसर है, जिसने सोसाइटी को तबाह की है। करप्शन, नेपोटिज़म एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहते हैं जी करप्शन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो एफबीआर में काम करता है और वो क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर लेवल का। अब वो जाता है और जाके छापा मारता है। ये मैं एग्जांपल कह रहा हूँ बट ये कहानी बिल्कुल रियल है। मैं ऐसा कोई नाम नहीं लूँगा जहाँ से आप हल्का सा पहुँच जाए, बट बिल्कुल रियल है। छापा मारता है, जाके पकड़ लेते हैं, सेल्स टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है। अब उसने सेल्स टैक्स की चोरी पकड़ी, डैट वाज मोर देन 25 मिलियन की थी, एक महीने की, नोट साल की। अब 25 मिलियन प्लस की चोरी पकड़ी है, तो उसका क्या करना चाहिए था, रिपोर्ट करना चाहिए था, है ना, कि जी मैंने आपकी टैक्स चोरी पकड़ी है, इसके बनाए केस, इससे फ़ाइन लें, इससे सरचार्ज वगैरह लें। उसने क्या किया, उसने कहा एक काम करते हैं, हम केस आपका आगे फॉरवर्ड करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके लिए तो पैसे ज़्यादा मुश्किल है, तो एक काम क्यों ना करें, हम आपका केस आगे लेके जाएंगे। आगे भी मेरी सबसे बात हो गई हुई है, जहाँ केस चलना है, जो ट्राइब्यूनल सारा कुछ है, तो आपका उधर एक प्लॉट है फलाने XYZ जगह पे। मैंने कहा हाँ, तो ये आप प्लॉट अगर उनको तोहफे में दे दें, और आपके पास ये वाली एक घड़ी है, ये मुझे तोहफे में दे दें, और एक गाड़ी जो है अगर आप वो भी दे ही दें, तो अगर आप देखें तो ये सारा कुछ तो आपका तकरीबन 9 मिलियन में तो ख़त्म हो जाएगा ना। उन्होंने कहा हाँ, तो कहाँ पे 25 मिलियन प्लस, कहाँ पे 9 मिलियन।
वो वैसे भी चूँकि हमने आपको बताया है तो हम तो आपसे गिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये करप्शन है कि नहीं? एक करप्शन है, बहुत बड़ी करप्शन है, ये इतनी बड़ी करप्शन है। लेकिन अब पता क्या होता है, इस पे वो कहते हैं आके, देखिए जी हम तो अब जब काम करते हैं तो हम जब काम करेंगे तो हम फ़ी चार्ज नहीं करते, हम फ़ी के बदले में एसेट्स ले लेते हैं। करप्शन है। एक बंदा आपको क्यों एसेट दे रहा है? वो आपको दे रहा है, वो आपके रैंक को, जो आपके साथ ओहदा मुंसलिक है उसको दे रहे हैं। आपको याद होगा, बचपन में पढ़ते भी आएंगे, हज़रत उमर का दौर था ना मेरे ख्याल से, यहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर था कि उन्होंने जो गवर्नर अपॉइंट किए थे, मुझे कन्फ्यूजन हो रही किसका दौर था, हज़रत उमर का था कि गवर्नर अपॉइंट किए थे तो उनको लोगों ने तोहफे दिए थे। हज़रत उमर का दौर था, मुझे ये दौर, मुझे इवेंट याद है कि तोहफे दिए थे गवर्नर को, तो बाद उन्होंने गवर्नर को रिमूव भी कर दिया था इस चीज़ पे कि वो तोहफे तुम्हें क्यों दे रहे हैं, वो तोहफे तुम्हें इसलिए दे रहे हैं बिकॉज तुम गवर्नर हो, अगर तुम गवर्नर ना हो तो तुम्हें तोहफे ना मिलते। तो एट दैट टाइम दुनिया में कंसेप्ट आया था कि जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं ये इलीगल है, डेट इज़ करप्ट है। लेकिन अब हम इतने ईजी हो गए हैं, हम कहते हैं देखिए जी हम तो अब काम कर देंगे, हम एफ में जाके बैठ जाते हैं, हम जाके नैब में बैठ जाते हैं, हम जाके इस तरह में बैठ जाएंगे, आप काम कर देंगे, आपको सर्विसेज दे देंगे, लेकिन पैसे भी लेंगे, थोड़े से पैसे देना आप, हम 1 लाख की फ़ीस ले लेंगे, लेकिन वो आपसे एक प्लॉट ले लेंगे, आपसे एक गाड़ी ले लेंगे, आपसे वो घड़ी ले लेंगे। सर जो इस तरह की चीज़ें आप ले रहे हैं ये क्या है? करप्शन है। फिर बाप बैठा हुआ है इदारे में, पिछले 20 साल से 25 साल से बैठा हुआ चला रहा है, अब क्या करेगा वो? उसकी कोशिश होगी कि भाई मैं जाऊं, मेरा बेटा आके बैठे। ये नेपोटिज़म है ना, ये ऑन मेरिट होती नहीं है। अगर ऑन मेरिट हो, अगर कभी भी आपके कंट्री की हायरिंग जो है वो अगर ऑन मेरिट हो रही हो, आपका निज़ाम क्यों ठीक होगा? मेरिट पे ऐसे ऐसे हीरे होंगे जो कॉम्पिटेंट भी होंगे, कैपेबल भी होंगे कि अगर वो इस सीट के ऊपर आके बैठें वो निज़ाम को बड़ा सच लाएंगे। लेकिन नहीं, हमें कौन सा चाहिए? ये बबलू जो होगा बेटा होगा, बेटा नल्ला भी होगा, बेरोज़गार भी होगा, काम से कुछ आता नहीं होगा, लेकिन बाप क्या करेगा? सेटलमेंट्स करके कुछ इसको पैसे दिए, कुछ इसको पैसे दिए, और अपने ही रिटायरमेंट से पहले पहले अपने बेटे को वहाँ पे क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो बाप तो हरामखोर हुआ, बेटा क्या होगा? फिर डबल हरामखोरी कर रहा होगा। ये नेपोटिज़म है, ये भी यहाँ पे आती है। अब आप देखें आपकी खुद पर्सनल लाइफ में कितनी एग्जांपल्स होंगी कि ये नेपोटिज़म की वजह से कितने जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो रह गए हैं। आपके खुद आपके यार दोस्त में, आपके फैमिली सर्कल्स में, आपके मोहल्लों में होते होंगे कि एक लड़का बड़ी मेहनत करता हो, बड़ा कॉम्पिटेंट हो, लेकिन जब वो हायरिंग हुई है वहाँ पे जी फलाने के बेटा के बैठ गया। एक बच्चा जिसने 2 अटैम्प्ट में कैफ की है, उसको फॉर्म नहीं मिलती, और एक लड़का जिसने 12 अटैम्प्ट में कैफ किया हुआ है वो जाके बैठा होता है, क्योंकि जी वो पार्टनर का जो है अपना साला, उसका दोस्त का बेटा था जिसको जगह मिल गई है यहाँ पे। तो क्या होगा? इसका मतलब जो कॉम्पिटेंट लड़का था उसकी कॉम्पिटिशन से काम नहीं आई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइवेट पब्लिक हर जगह पे है। उसके बाद है मैल एडमिनिस्ट्रेशन। हम कहते हैं कि बंदा ईमानदार भी हो तो ये काम ना भी आता हो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। ये जो है ना इनकॉम्पिटेंसी, ये भी बहुत बड़ा नसूरा हमें लेकर डूब जाती है। इनकम्पिटेंट बंदा कभी भी आपका निज़ाम सही नहीं चला सकता, बिकॉज वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर ही सही नहीं कर सकेगा। आपने ट्रैवल करना है लाहौर से इस्लामाबाद, बस पे जाना है, और ड्राइवर फर्स्ट टाइम बस चला रहा है, जाओगे? आपने कहना है मैं वॉक कर लूँगा, मैं 10 दिन में पहुँच जाऊँगा, मैं बस से नहीं आना। क्यों सर? बंदा तो ईमानदार था, बंदा नया ईमानदार, खूबसूरत है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, लेकिन उसको बस से चलानी आती थी, वो सीख रहा था। क्यों? रिस्क है ना कि एक आया कलर का हार बस नीचे, और दूसरा बंदा जिसको चलानी आती, थोड़े बहुत पंगे बीच में कर लेते हैं, लेकिन उसके पास है करेंगे आप जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी डिपेंड करती है कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इनकॉम्पिटेंसी से आती है, ये भी निज़ाम है। आप अपने सिस्टम में ये बस चीज़ें ख़त्म कर दें,
ये अगर चीज़ें सिस्टम में ख़त्म हो जाएं, सिस्टम बेहतर कैसे ख़त्म होगी? प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी कोशिश होती है कि उसकी बेटी सीएम बने, एक प्राइम मिनिस्टर का कोशिश होगी कि मेरा बेटा सीएम बने। जो सदर है उसकी क्या प्रैक्टिस है? मेरा बेटा सीएम बने, पीएम बने, ठीक है। एक ने करी बुजदार को बना देते हैं। अब बुजदार ने किया क्या था हमारे साथ, आपको सबसे पता है? बहुत ही गरीब खानदान का था, इतना गरीब खानदान से जाते हुए अपने खानदान अमीर कर गया, पूरा सुबह गरीब कर गया। तो ये हर जगह ऊपर से लेके नीचे तक है। अब एक जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ पे अगर एक स्वीपर काम कर रहा है ना, अगर वो रिटायर होने वाला होगा, उसकी भी कोशिश होगी कि मेरी जगह मेरे बेटे का मिले। अगर पीएम की ये ख्वाहिश है तो एक बिल्कुल बेसिक लेवल के वर्कर की भी क्या होगी, ये ख्वाहिश होगी। तो ये है नेपोटिज्म, ये जड़ है बुराइयों की पाकिस्तान में सबसे बड़ी है। आप देखें ना, गोरा इतना तरक्की क्यों कर गया, डेवलप क्यों कर गया, वहाँ नेपोटिज्म नहीं है। सबसे बड़ी आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल डिफरेंस वर्सेस वेस्ट का, वेस्ट क्यों इतना अच्छा चाहे और हम क्यों तबाह बर्बाद हैं नेपोटिज्म को बेस करते हुए। एप्पल किसने बनाई थी? चलाई किसने है? टिम कुक्स ने। चला गया, अब तीसरा सीईओ आ रहा है, जो थर्ड सीईओ क्या नाम है उसका, जो भी हायर हो रहा है, उस बंदे का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है स्टीव जॉब्स के साथ। ये होती है एप्पल पाकिस्तान की। स्टीव जॉब्स, उसका बेटा होता, फिर उसका बेटा होता, ऐसे था। अब देखें, कॉम्पिटेंट बंदा था टिम कुक्स, आया, उसने एप्पल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उसने जो इनोवेशन प्रोडक्ट्स दी हैं, शायद स्टीव जॉब्स की औलाद ना कर पाती। आप एग्जाम्पल ले लें माइक्रोसॉफ्ट की, किसने बनाई थी? बिल गेट्स ने। चला कौन रहा है? एज ऑफ नाउ उसका सीईओ जो है वो सत्या नडेला है, इंडियन बेस्ड चला रहा है। तो क्यों बिल गेट्स की औलाद नहीं है, वो क्यों नहीं बिठाई? कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं थी ना। उसने कहा मेरी औलाद है, उसके नाम पर लिखा हुआ जी जो चाइल्ड ऑफ जो इसके बिल गेट्स के, इसके अलावा अचीवमेंट क्या है? हाँ, जो सिस्टम में बैठ के काम किए कॉम्पिटेंट है वो लोग चला सकते थे। वो कॉम्पिटेंट पर्सन आए, बाहर से आए, ऑन मेरिट आए, उन्होंने इनके बिजनेस एम्पायर्स बना दिए। दैट्स वाई अमेरिका इज़ अमेरिका, तरक्की करता है ना वो। स्टीव जॉब्स 8 में मर गया था बना के, आज 26 है, आज वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन प्लस की कंपनी है। किसने बनाई है? स्टीव जॉब्स ने कंपनी बनाई थी। कंपनी को इस लेवल पे उसके साथी लेके गए हैं। ये वर्कर था, ये वर्कर्स थे जो लेके गए हैं, हायर हुए, काम किया, इनको लगन थी, ये इस सिस्टम को समझते थे, कहाँ से कहाँ ले गए। अगर वही स्टीव जॉब्स मरता, उसकी होती विरासत कि जी मेरी बेटी को जो है वो अब सीईओ बना दें, उसको एप्पल की ABC भी नहीं पता थी, तो आज मेरे ख्याल से एप्पल क्या होनी थी, किसी कब्रिस्तान में याद आनी थी। तो पाकिस्तान में उसको उल्टा होता है। पाकिस्तान में ये नहीं है ना। पाकिस्तान में बाप ने किसको रखवाना है? अपने बेटे को। बेटे को कख नहीं आता, लेकिन बाप क्या करेगा? कोशिश करेगा कि मेरा बेटा आके बैठे, और जब बेटा बैठेगा कुछ दिनों में सिस्टम क्या हो गया होगा, अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया होगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ आवर डाउनफॉल। अल्लाह करे कभी ख़त्म हो जाइए, लेकिन नहीं हो सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकता। जब प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी ना कि मेरी बेटी CM बने, या मेरा बेटा CM बने, या मेरा बेटा PM बने, जब उनकी ये ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी, जब ये सियासतदानों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ख़त्म हो जाएगी नेपोटिज़म, तब ही आपके सिस्टम में भी ख़त्म होगी। इस नेपोटिज़म के चक्रों में बहुत हकदार लोग जो है ना रह गए हैं बेचारे। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि सबसे टैक्स लेना है, बिज़नेस क्लास, नॉन बिज़नेस क्लास, लेकिन आपने उनकी पेइंग कैपेसिटी से ऊपर जो है वो क्या करना है, टैक्स लेना है। ये आपके पास आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप ये पिलर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कौन कौन से एथिकल इश्यूज जो हैं फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले है करप्शन, उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी। भाई ये सरकारी मुलाजमिन है, इनके पास हर एक का डाटा है, अगर आप किसी का डाटा लीक कर दें तो प्रॉब्लम है कि नहीं।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाफिज़ साहब भी रिटर्न जमा कराते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हाफिज़ साहब रिटर्न जमा कराते हैं और एक बंदा बैठा है FBR में, उनके हाथ डाटा है, वो उनके तमाम डिटेल्स मीडिया में लीक कर दे, है कि नहीं ये? फिर उसका जो होगा ना वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है यार, ये तो आसान सी चीज़ है। नहीं, ये तो आसान सी चीज़ है भाई। देखो, एक को तो मार दो पकड़ के, एक को थका के करो, इतना करो थकाओ के अगला पता ना इरिटेट हो जाए, वो करना है। अभी वो क्या कर रहे हैं एक भाई के साथ 3 साल थका रहे हैं ना, इतना फ्रस्ट्रेट कर दे कि वापस में क्या लड़ना शुरू हो गए। इससे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, कि आपस में इतना थका दिया इनको कि अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सर फाड़ रहे हैं और वो खुद चिल बैठे हुए हैं, वो इंडिया को बजा रहे हैं पकड़ के। तो डैट इज़ द थिंग। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें आपको फेस करना पड़ता है, इनकन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब जान के लॉ जो है गलत अप्लाई करते हैं अगले बंदे को नुकसान पहुँचाने के लिए। लैक ऑफ एटोनमी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सबसे बड़ा अजाब है। MN की कॉल आ गई, MP की कॉल आ गई, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। ये तो भाई ये तो छोड़ ही देना आप। ये एक ज़माने में ना, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हमने इस्लाम में पढ़ा था ये वाला चैप्टर, तो उसमें हमने बड़ा समझाया था हमारे इस्लामिक टीचर ने कि देखें, जब आप किसी ओहदे पे जाएंगे तो आपने ओहदे पे पहुँचे किसी भी तो गिफ्ट्स नहीं लेने, क्योंकि इस्लाम ने मना किया। वो सारा वाक़या समझाया, हम बचपन में सीखे, वो बड़े हुए हैं, लेकिन अब दुनिया में देखते हैं कि ये जो गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना है वो इसको प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। वो बड़ा खुश होते हैं कि जी हमने आपको सर्विसेज दी है, हमने आपसे सरकारी केस ख़त्म कर दिया, बदले में हमने आपसे एक प्लॉट ले लिया, तो हम बड़े खुश हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रेशन है कि आप पावर जो है वो अपनी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब इनको अवॉइड कैसे करना है, ये जो सारे 8 के 8 मसले हैं, इनको अवॉइड कैसे करना है कि आपके ओपन प्लान्स हो, सारी चीज़ डिस्कस करें, निज़ाम कैसे चल रहा है, ओपन पॉलिसी स्टेटमेंट हो, ओपन रूल्स हों, ओपन फाइंडिंग्स रीजनिंग हो, रीज़न्स जो हैं बताए जाएं, जो प्रेसिडेंट्स हैं वो फॉलो किए जाएं, और आपका इनफॉर्मल प्रोसीजर जो है वो भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इनको अवॉइड जो है कर सकते हैं। फिर क्लियर? उसके बाद है टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले दे मस्ट बी ट्राई टू बी इम्पार्शियल, फेयर हो, न्यूट्रल हो, लॉ को सही तरह से एडमिनिस्ट्रेट करें, किसी रेस में, किसी सेक्ट में, किसी रिलीजन के ऊपर ये आपको जज ना करें। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको सबको क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें, लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करें, किसी को अनवांटेड टैक्स एग्जेम्पशन, किसी को अनवांटेड क्रेडिट्स जो हैं वो ना दें। जो टैक्स कलेक्ट करने के मेजर्स हैं उनको इफेक्टिवली लेके चलें, टाइमली बेसिस पे लेके चलें, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए काम करें, कम से कम खर्चा हो और टैक्स कलेक्शन जो है वो क्या करें, ज़्यादा करें, रिफंड्स जो हैं वो टाइमली बेसिस पे करें, ऑनेस्टी शो करें, इंटेग्रिटी माशरे में गेन करें, ताकि लोगों का निज़ाम के ऊपर इत्मीनान भी बढ़े। जैसे आप सबको पता है कि जितने मर्जी पुलिस काम कर ले, हम सब पता है ये चोर ही पुलिस है, तो पुलिस की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल अवाम पे है, अवाम का इत्मीनान नहीं है। हाँ, मोटरवे पुलिस, आपके कंट्री में 2 पुलिस हैं, एक ये है, एक मोटरवे है। आपको पता है मोटरवे पुलिस जो है ना वो करप्ट नहीं होती, उस पर अवाम इत्मीनान करते हैं, उनकी एक इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है अपने काम से। तो आपने भी बेहतर काम करना है, ईमानदार रहना है, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है ताकि अवाम का इत्मीनान रहे। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी भी सियासी निज़ाम की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं चली जाती हैं, आपकी जॉब रहती है। अगर आप किसी ने पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत में ज़रा गिरफ़्तार हो जाएं, उनको एक्टिवली सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो मुखालिफ आएंगे, आप जाएंगे, तो ये फिर पंगा जो है पड़ता रहेगा। फिर टैक्स पेयर्स को उनके राइट्स के बारे में गाइड करना, उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में गाइड करना कि क्या क्या लॉ की कंप्लायंस हैं उसको देखना, टैक्स पेयर की जितनी इन्फॉर्मेशन है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, और गिफ्ट्स वगैरह किसी काम करने के, किसी काम ना करने के रिसीव ना करना। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टैक्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, इन्हें एक दफ़ा पढ़ लें, सबसे लंबा है ये इस चैप्टर में।
पढ़ लिया। उसके बाद है एथिक्स फॉर टैक्स पेयर। हमारी बात हो रही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं ये मोरालिटी, क्योंकि इखलाकी फ़र्ज़ तो है टैक्स देना, तो किन बिलीव्स के ऊपर जो है चल रहे होते हैं कि आपने टैक्स जो है वो पे करना है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, देयर आर 3 अप्रोचेस जिसके ज़रिए हम कायल करते हैं टैक्स पेयर को। एक है वर्चुअल एथिक्स, दूसरी है डिओंटोलॉजी, और तीसरी है दैट इज़ यूटिलिटेरियन अप्रोच। ये जो है आपकी पहली वाली अप्रोच जिसका कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच, आप इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ के आ चुके होते हैं यूटिलिटी का, कि फ़ायदा पहुंचने का, ये इसके ऊपर ब्लेस कर रहे होते हैं। जो डिओंटोलॉजी है ये बिलीव करते हैं कि भाई ये तो ड्यूटी है, और वर्चुअल एथिक्स हैं वो कहते हैं भाई नेकी करेंगे, और नेकी जो है वो क्या करेगी, फैलती जाएगी। तो ये चीज़ है, इस पे चल रहे होते हैं। अब जो पहले वाले हैं यूटिलिटेरियन वाले, ये बिलीव करते हैं कि हम टैक्सेस पे करेंगे, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी, आवाम को सहूलियत मिलेंगी, आवाम को सहूलियत मिलेगी, आवाम उनको इंजॉय करेगी। जब इंजॉय करेगी तो माशरे में हैप्पीनेस का लेवल, सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ेगा। साफ सीधी बात है, और ऐसा होता कि नहीं है। गवर्नमेंट नया रोड बनाती है या नया फ्लाईओवर बनाती है, आवाम खुश होती कि नहीं होती। तो कहते हैं भाई अगर हमारा पैसा इस पे लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पैसा जो है वो क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। कि हम टैक्स पे करेंगे, मज़ीद गवर्नमेंट गुड्स बनाएगी, मज़ीद गवर्नमेंट जो है सर्विसेज को अवेलेबल करेगी, मज़ीद माशरे में क्या होगी, खुशहाली जो है वो आएगी। सो डैट्स वाई हमें ये करना चाहिए। जो वर्चुअल एथिक्स वाले हैं वो कहते हैं हम टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, तो उससे लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो क्या होगी, बेहतर होगी। तो और अपना टैलेंट जो है वो क्या करेंगे, बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। साथ ही बात है, आप टैक्स देते हो, गवर्नमेंट स्कूल बना देती है। जब स्कूल बनाती है तो गरीब बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं होता। तो नेकी है कि नहीं है, टैक्स आपका और आपकी ही नेकी जो है सारी क्या हुई है, फैल रही होती है। उसके बाद जब आप ये काम करेंगे तो गवर्नमेंट आपको लॉ की सिचुएशन अच्छी करेगी, अच्छी पुलिस करेगी, निज़ाम करेगी। अब अच्छी पुलिस होगी, फ़ायदा भी आपका है, अच्छा हेल्थ केयर होगा, फ़ायदा भी आपका है, अच्छी एजुकेशन होगी, फ़ायदा भी आपका है, अच्छे रोड्स होंगे, फ़ायदा भी आपका है। तो ये सारा कुछ है, इसलिए हम वो कहते हैं टैक्स पे करो। उसके अलावा जब आप टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो किस पे लगाएगी, गरीबों पे लगाएगी। ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, एहसास प्रोग्राम हो गया, सेहत कार्ड वगैरह हो गया। जब ये लगेगी माशरे में तकसीम होगा तो बेरोज़गारी कम होगी, माशरे में क्या आएगी, खुशियाँ जो है वो आएगी। जो डिओंटोलॉजी वाले हैं ना, वो कहते हैं भाई ये एहसान नहीं है, ये कोई नेकी नहीं है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, हम पैसे देंगे, गवर्नमेंट ने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो लगाना ही लगाना है। ये 3 अप्रोचेस इसमें आ रही होती हैं। इसको सिंपल इतना याद करना है, इसे रीड करना है, इसमें क्रैमिंग वाला कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। एवेजन चोरी होती है, अवॉइडेंस जो है वो है टैक्स मैनेज करना। एवेजन इलीगल है, फ्रॉड है, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, कम टैक्स देते हैं, ये सारा कुछ आता है। एवेजन में क्या होती है, गलत रिटर्न जमा करवाना, अपने अकाउंट डिक्लेयर ना करना, अपने एक्सपेंसेस को डिक्लेयर कर देना, गलत एक्सपेंसेस को घूस एक्सपेंसेस बना देना, ये सारी एवेजन है। एवेजन इज़ क्राइम, एवेजन इज़ क्राइम, चाहे वो डिओंटोलॉजी है, चाहे वो वर्चुअल एथिक्स है, चाहे वो यूटिलिटेरियन वाले अप्रोच है। इन तीनों अप्रोचेस में एवेजन तो क्राइम है, एवेजन क्राइम है, सॉरी हाँ एवेजन क्राइम है। अब अवॉइडेंस की बात करते हैं। अवॉइडेंस जो है वो क्या है, टैक्सेस को इस्तेमाल करते हुए आपने टैक्स कम पे करने। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है मेरे पास, जी मेरे पास प्रॉपर्टी मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन मैं टैक्स नहीं पे करना चाहता। मैं कहूँगा यार तुम 6 साल रख के प्रॉपर्टी बेचो, तुम्हारा कोई टैक्स नहीं है,
टैक्स मैनेज किया ना मैंने, लेकिन लीगली मैनेज किया है। तो लीगली जो आपके लेकुनाज हैं, जो लूप होल्स हैं सिस्टम के, उनको इस्तेमाल करते हुए अपना टैक्स कम पे करना, इसको हम क्या कहते हैं? एवेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवेजन। बेसिकली क्या है? ये टैक्स प्लानिंग होती है। ये क्या होती है? आपकी टैक्स प्लानिंग होती है कि आप प्लान कर रहे हैं कि टैक्स किस तरह पे करना है। एक बंदा कहता है यार मेरे टैक्स पर इतना बन रहा है, मैं चाहता हूँ टैक्स में थोड़ी मेरी कमी हो जाए। मैं कहूँगा जाकर डोनेशन करो, तुम डोनेशन करोगे तुम्हें रिबेट मिलेगा, तुम्हें रिबेट मिलेगा, तुम्हारा टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है? टैक्स अवॉइडेंस कहलाती है। डिओन्टोलॉजी वाले कहते हैं भाई कोई अवॉइडेंस नहीं होनी चाहिए, जो है पे करना है वो पे करना ही है। विर्चुअस एथिक्स वाले कहते हैं आप टैक्स कम पे करोगे तो ज़ाहिर पता गवर्नमेंट भी टैक्स कम लगाएगी, तो आवाम की इतनी भलाई नहीं होगी। और जो पहले वाले यूटिलिटेरियन वो कहते हैं यार अगर हम टैक्स को अवॉइड करते हैं, हम टैक्स मैनेज करते हैं, लेकिन अगर उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है और हम वो कहीं और स्पेंड करते हैं तो हमको अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने क्या रखनी है, इसमें लेकर चलनी होती है। ठीक है, गॉट इट। इसके साथ हमारा ये चैप्टर एथिक्स वाला जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप इसके चैप्टर्स की बात करें कि इसमें सवाल कौन कौन से आए हैं, अभी कोड ऑफ एथिक्स बाद में करेंगे। पहला है जी ब्रीफली एक्सप्लेन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंट अथॉरिटीज़। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। वो क्लास वाला लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज विच मे बी फेस्ड बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़। फिर लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर आया हुआ है। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विच आर मेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर एंड वाइज यूज ऑफ पावर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखें इसमें मोस्टली सवाल कौन सा है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का आ रहा है। पिलर्स क्या हैं, सेफगार्ड्स कौन से हैं, वो इस्तेमाल करने हैं। फिर टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है वो बताना है। 6 एथिकल ड्यूटीज़ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर फेस करेंगे, करप्शन, गिफ्ट वगैरह, उसके बारे में बताना है। अगला सवाल है 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर और 6 एथिकल इशू। तो भाई छठा सवाल है, एक ही चीज़ है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। इसको अच्छी तरह जो है वो क्या करना है, आपने पढ़ना है। अब अगला सवाल है आइडेंटिफाई यानी 4 पावर्स ऑफ FPR विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स विद व्हाट कंसिक्वेंसेस मे बी फेस्ड बाय टैक्स पेयर इफ सच पावर आर मिस यूज बाय ऑफिसर ऑफ FPR। वही टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, बट सवाल उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, 6 एथिकल इशूज़। तो भाई 7वां सवाल है, यही पूछा जा रहा है टैक्स के आपके पिलर्स क्या हैं, आपके एथिकल इशूज़ क्या हैं, ये सारा कुछ पूछ रहा है। उसके बाद है लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच अंडर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है। लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ये वाले हैं। IPPCO ये इसने पूछे हुए हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। ऑल्सो सजेस्ट द अप्रोप्रिएट टैक्स मेजर टू प्रिवेंट टैक्स एवेजन। अब 2 एग्जाम्पल टैक्स एवेजन जो है फ्रॉड कर देना, रिटर्न जमा ना कराना, ऑफशोर अकाउंट डिक्लेयर ना करना, ये है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि आपने सिस्टम को यूज़ किया, 6 साल के बाद प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, पेमेंट बैंक के ज़रिए कर दी, ये इसमें आ रही होती है। उसके बाद लिस्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, ऑल्सो डिस्क्राइब एनी 2 प्रिंसिपल। तो ये 5 है, इसमें 2 जो है वो क्या करने हैं, आपने एक्सप्लेन करने हैं। यही करने हैं, यही करने, बिकॉज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ही यही हैं। ये सारे 5 पेपर जो है वो आपने करने हैं। इसके साथ हमारा एथिक्स जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है।